नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 के लिए रोजगार विथ अंकित पब्लिकेशन की अंकित भाटी सर की हम लोग बुक कवर कर रहे हैं। इसमें कई सारे सेक्शन हो चुके हैं। आपके इतिहास, भूगोल, सामान्य जागरूकता का आज पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सामान्य जागरूकता में आपके जितने आज के 1 से 1.5 घंटे में लेक्चर हो पाएगा पूरा का पूरा कवर होगा। तो आप लोग साथ बनाए रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं भारत के पड़ोसी देश से। सबसे नंबर 1 पर आपका नेपाल आता है। भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा की लंबाई लगभग 1751 किलोमीटर है। भारत के 5 राज्य कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और जो है इसकी सीमाएं नेपाल से लगती हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें, माउंट एवरेस्ट लगभग 8,850 मीटर, यह नेपाल में ही है। नेपाल विश्व का इकलौता राष्ट्र है जिसका ध्वज आयताकार नहीं है, नहीं तो सभी का ध्वज जो है आयताकार होता है। पाकिस्तान की ही बात कर लेते हैं, आपके पड़ोसी देश। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा की लंबाई लगभग 3,323 किलोमीटर है। भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि कौन से देश सटते हैं। रेड क्लिफ की अगर हम बात करें तो यह रेखा भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश से अलग करता है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1947 में सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। चीन के बारे में ही देख लेते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा की लंबाई लगभग 3,488 किलोमीटर है। भारत के कौन कौन से राज्य चीन से सटते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो है चीन के साथ लगे हुए हैं। चीन विश्व का सर्वाधिक राष्ट्र यानी 14 राष्ट्र के साथ सीमा को स्पर्श करता है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा देशों को टच करने वाला जो है देश आपका चीन ही है। मैक-मोहन रेखा की देखें तो यह रेखा भारत और चीन से अलग करती है, यानी इन दोनों देशों के बीच स्थित है और इसका निर्धारण करने का श्रेय सर हेनरी मैक-मोहन को दिया जाता है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में किया गया था। आते हैं बांग्लादेश पर। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई लगभग 4,096.7 किलोमीटर है। भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश के साथ लगे हुए हैं। आगे देखते हैं, दिया गया है आपका भारत के सभी पड़ोसी देशों में से बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, यानी भारत की सबसे लंबी सीमा किससे मिलती है? बांग्लादेश के साथ ही मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भूटान को कवर करेंगे। यहां से दिया गया है आपका भारत और भूटान के बीच सीमा रेखा की लंबाई 699 किलोमीटर है। भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सीमा लगाते हैं। बस इतना ही जो है भूटान से क्वेश्चन बनता है कि भारत से कितने जो है राज्य सीमा लगाते हैं। म्यांमार की अगर यही बात करें तो भारत और म्यांमार के बीच सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। भारत के 4 राज्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा लगाते हैं। अगली बारी आती है अफगानिस्तान की। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा की लंबाई लगभग 106 किलोमीटर है। यानी सबसे छोटी की अगर बात करें तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अफगानिस्तान से सीमा लगाता है। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम बॉर्डर साझा करता है, 106 किलोमीटर बस है। देखते हैं डुरंड रेखा की बात कर लेते हैं, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। यह रेखा पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करती है। इसका निर्धारण सर हेनरी मैटिमर डुरंड द्वारा 1896 में किया गया था। उसके बाद देखिए देश, राजधानी और मुद्रा से एक क्वेश्चन आना एकदम निश्चित ही है। तो कुछ जो है इंपॉर्टेंट देश देख लेते हैं, इनकी राजधानी और मुद्राएं देख लेते हैं। पहले नंबर पर हमारा प्यारा भारत आता है। इसकी राजधानी आपकी दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामाबाद है और मुद्रा रुपया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टो है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बदल गया है और यहाँ की मुद्रा भी रुपया है।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका। भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा न्यूग्राम, बार बार ये पूछा जाता है। म्यांमार की बात करें तो नायपीडा है और मुद्रा क्यात है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन है आपका। आगे देखते हैं, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और मुद्रा तुगरिक है। जापान की राजधानी आपका टोक्यो है और मुद्रा येन है। अगले पेज पर आएंगे, ताइवान की राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी ताइपे है और मुद्रा न्यू ताइवान है या डॉलर भी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा थाई बहुत है। वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा डोंग है। कंबोडिया की राजधानी नानपने है और मुद्रा रियल है। देखिए इसमें वही राज्य देश दिए गए हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस पर आप लोग फोकस बनाए रहिएगा, ऐसा ना कि आप लोग स्किप कीजिएगा। उत्तरी कोरिया की राजधानी की बात करें तो प्योंगयांग है और मुद्रा वान है। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल, मुद्रा वान। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है, मुद्रा आपका डॉलर हो जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मुद्रा पेसो। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है और मुद्रा सिंगापुरी डॉलर है। आगे देखते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी नूर सुल्ताना है और मुद्रा रुपया है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुरम, मुद्रा रिंगत है। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल है। इराक की राजधानी बगदाद हो जाती है और मुद्रा दिनार यहीं से हो जाता है। आगे देखते हैं, तुर्की की राजधानी अंकारा है और मुद्रा लीरा हो जाती है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी, मुद्रा दिरहम हो जाता है। सऊदी अरब की यही बात करें तो राजधानी रियाद है और मुद्रा भी आपका रियाल है। देखिए रियाद और रियाल में फर्क कीजिएगा। कुवैत की राजधानी आपकी कुवैत सिटी है और मुद्रा दिनार है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है, मुद्रा पाउंड है। आगे देखते हैं, लेबनान की यही बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी बेरूत है और मुद्रा पाउंड हो जाता है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, मुद्रा तेंगे। जॉर्डन की राजधानी आपकी अम्मान हो जाती है, मुद्रा दिनार हो जाता है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, मुद्रा न्यू शेकेल है। कतर की राजधानी दोहा है और मुद्रा रियाल हो जाता है। आगे देखते हैं, मिस्र की राजधानी काहिरा है, मुद्रा पाउंड हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी ब्लामफोंट है, ब्लामफोंट प्रोटरिया, और इसकी मुद्रा की अगर बात करें तो रैंड हो जाता है। लीबिया की राजधानी, देखिए एक बार पिछले भी जल्दी पेपर में पूछा गया, लीबिया की राजधानी तो त्रिपोली हो जाती है और मुद्रा इसका दिनार है। मोरक्को की राजधानी अगर हम बात करें तो रबात हो जाता है और मुद्रा दिरहम है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है, मुद्रा नाइरा है। अंगोला की राजधानी लुआंडा हो जाता है, मुद्रा क्वांजा है। नामीबिया की राजधानी विंगहाक है और मुद्रा डॉलर हो जाता है। सूडान की राजधानी खार्तूम है, मुद्रा पाउंड यहीं से हो जाता है। आगे देखते हैं, दक्षिणी सूडान की राजधानी जुम्बा है, मुद्रा पाउंड है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है, मुद्रा सीलिंग हो जाती है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, मुद्रा बिर हो जाती है। युगांडा की राजधानी कंपाला है, मुद्रा शीलिंग है। बोत्सवाना की राजधानी गोबोरोन है, मुद्रा पुला हो जाती है। आगे देखते हैं, केन्या की राजधानी नैरोबी है, मुद्रा शीलिंग है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, मुद्रा रुपया है यहाँ की। तंजानिया की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी डोडोमा है, ठीक है, डोडोमा बहुत बार पूछा गया और इसकी मुद्रा शीलिंग है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है और यहाँ की मुद्रा क्वाचा है। देखिएगा, जाम्बिया, लुसाका, क्वाचा, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार छपे हुए हैं। आगे कुछ और देख लेते हैं, आपके त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है, मुद्रा डॉलर है। अर्जेंटीना बार बार पूछा जाता है, यहाँ की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, मुद्रा पेसो हो जाता है। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है, मुद्रा रियाल है। चिली की राजधानी सुंटियागो है, मुद्रा पेसो। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, मुद्रा पीसो है।
फ्रांचिगाना की बात करें तो मुद्रा राजधानी आपके कोएन है, मुद्रा यूरो हो जाता है। आगे देखते हैं, पराग्वे की राजधानी आपकी असंसियान है, मुद्रा गुआरानी है। पेरू की बात करें तो राजधानी लीमा, मुद्रा आपका न्यूवो सोल है। उरुग्वे की राजधानी आपकी मोंटेविडियो है, मुद्रा पेसो। वेनेजुएला बार बार पूछा जाता है कि राजधानी इसकी कराकस है, मुद्रा है बोलिवियर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा डॉलर। फिजी की राजधानी शुआ है, मुद्रा यहाँ की भी डॉलर है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और यहाँ की मुद्रा भी आपकी डॉलर ही है। आगे देखते हैं, कोस्टोरिका की राजधानी सांजोन है, मुद्रा कोस्टोरिक कोलेन है। ठीक है, यहाँ से पूरा हो जाता है। और देखिए, भारत के राज्य और राजधानियाँ इसे जो है बताना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इतना आपको सबको याद रहता है। तो इसे जो है हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो है भारत की जो है राज्य और राजधानी हमें पता है, मानकर चल रहे हैं कि ये आपको सभी लोग को याद है। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी फोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। दादर एवं नागर हवेली की राजधानी एवं दमन द्वीप की अगर बात करें तो दमन है राजधानी। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जो कि गर्मियों में रहती है और ठंडी में आपकी जम्मू हो जाती है। लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कवारत्ती है। पुदुचेरी की राजधानी पांडिचेरी है और लद्दाख की राजधानी लेह है। जो लद्दाख आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। अब यहाँ से आते हैं हम लोग भारतीय संसद में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा को पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं भारतीय संसद की संवैधानिक स्थिति के बारे में। आते भारत में शासन के परिचालन हेतु ब्रिटिश शासन व्यवस्था के समान संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 266 के क्लॉज 3 के अनुसार भारत की संचित या राज्य की संचित निधि में कोई भी धनराशि विधियों के अनुसार तथा इस संविधान के उपबंध प्रयोजनों के लिए आगे दिया है रीति से नियोजित की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। यानी कोई भी संसद की राशि है तो उसे जो है नियम के अनुसार ही निकाला जाएगा। आगे देखते हैं, लोकसभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान की मांगों की स्वीकृति पश्चात अनुच्छेद 114 फर्स्ट एवं 3 के प्रावधानों के तहत भारत की संचित निधि से धन का नियोजन हेतु विनियोग विधेयक को संसद द्वारा पारित होने के बाद ही संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। ठीक है ना, विनियोग विधेयक जब पारित होता है और जो है पेश हो जाता है, तब जाके जो है संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। आगे देखते हैं, संसद के कार्य और उसकी शक्तियां देख लेते हैं। पहले नंबर पे आता है विधायी अधिकार, विधि निर्माण संबंधी अधिकार। वित्त विधेयकों को छोड़कर सभी संबंधी विधेयकों को संबंध में लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। केवल वित्त विधेयक के संदर्भ में अनिवार्यता है कि उसके पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। उसके बाद देखते हैं वित्तीय अधिकार क्या क्या है। वित्तीय अधिकार की हम बात करें तो वार्षिक बजट अनुदानों को स्वीकृत करने का अधिकार संसद को मिला है। व्यवहारिक दृष्टि से संसद के वित्तीय अधिकार का अर्थ है लोकसभा का वित्तीय अधिकार, क्योंकि इस मामले में अंतिम शक्ति उसे ही प्राप्त है। वित्तीय अधिकार में जो है अंतिम निर्णय कौन ले सकता है? लोकसभा ले सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है। लोकसभा में पारित होने के बाद ही वह राज्यसभा के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और उसमें वह केवल 14 दिन तक रोक सकता है। ठीक है ना, वित्तीय अधिकार जो होता है, कोई भी वित्तीय विधेयक होगा तो राज्यसभा उसे सिर्फ 14 दिन रोक सकता है। अगर 14 दिन से लेट करेगा तो वह स्वतः ही स्वीकृत हो जाती है। आगे देखते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी अधिकार। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मंत्रिपरिषद के सदस्यों अर्थात प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों से प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछने का, उनके कार्यों को आलोचना करने का अधिकार है। ठीक है, अब देखते हैं संसद का संविधान संशोधन संबंधी अधिकार, क्योंकि संविधान में संशोधन संसद के द्वारा ही होता है ना।
संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संसद को संविधान में संशोधन का भी अधिकार प्राप्त है। कौन सा आर्टिकल के अनुसार? 368। इसे ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रसिद्ध मुकदमे के निर्णय को बदलकर 1973 में केशवानंद भारती मुकदमे को ऐतिहासिक निर्णय में इसे वैध घोषित किया है कि संविधान के मूल स्वरूप में बदलाव संशोधन द्वारा नहीं किया जाता, यानी जो है प्रस्तावना में कोई परिवर्तन संशोधन द्वारा नहीं किया जा सकता। बेसिकली यही कहा गया, यानी संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। आगे देखते हैं, भारतीय संसद की सीमाएं देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 246 फर्स्ट द्वारा अधिकथित किया गया है कि व्यवस्थापन शक्तियों का प्रयोग संसद संविधान के अनुसार ही करेगी। संविधान में ऐसे अनुच्छेद जो केंद्र राज्य से संबंधित हैं, उसमें संविधान संशोधन हेतु कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की पुष्टि आवश्यक है। ठीक है ना, जब दोनों से संबंधित रहेगा तो कम से कम जो है सभी विधानमंडलों के आधे की जो है पुष्टि आवश्यक हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट एक केस है, इसे देख लेते हैं। गोलकनाथ बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य तथा केशवानंद भारती के मामले में न्यायालय ने संसद की शक्तियों को मर्यादित किया है। उक्त सीमाओं के साथ ही संसद को विधान निर्माण संबंध में जनमत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर करना होता है। इन्हीं सीमाओं से स्पष्ट है कि भारत की संसद ब्रिटिश संसद के समान सार्वभौमिक कार्य निकाय नहीं है। यद्यपि भारतीय संसद शक्तिहीन विचार विमर्श करने वाली संस्था नहीं है। आगे देखते हैं, संसद के विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी कोई कानून बनाने का जो है बात यहाँ की गई। प्रथम वाचन क्या होता है? विधान संबंधी प्रक्रिया विधेयक के संसद किसी भी लोकसभा अथवा राज्यसभा में पुनः स्थापित किए जाने से आरंभ होती है। विधेयक किसी मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। विधेयक के प्रभारी सदस्य के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने हेतु सभा की अनुमति प्रदान करना होता है। यदि सभा विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दे दे तो विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है। यह प्रक्रम विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है। ठीक है ना, प्रथम वाचन यहाँ से समझ लिए। अब आगे देखते हैं द्वितीय वाचन क्या होता है। द्वितीय वाचन के अंतर्गत इसके बाद एक निश्चित तिथि को विधेयक द्वारा द्वितीय वाचन प्रारंभ होता है। देखिए विधेयक कैसे बनता है, इसके चरण हैं ये सब। उसके बाद क्या होता है, उस तिथि को विधेयक प्रस्ताव निम्न 3 प्रस्ताव से कोई एक प्रस्ताव रखा जाता है। कौन कौन प्रस्ताव रखे जाते हैं? पहला है विधेयक पवर समिति को विचारार्थ सौंप दिया जाता है। दूसरा, जनमत जानने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। तीसरा, उस पर तत्काल विचार किया जाता है। द्वितीय चरण में आपका ये तीनों कार्य में से कोई एक किया जा सकता है। उसके बाद तृतीय वाचन होता है। उसमें क्या क्या होता है इसे देखते हैं। तृतीय वाचन में साधारणतः विधेयक के अस्पष्ट शब्दों को अधिक स्पष्ट करने और उसमें भाषा संबंधी सुधार किए जाते हैं। मान लीजिए कोई कठिन शब्द या लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या कहा गया है, उसे जो है सरल बनाया जाता है। आगे देखते हैं, विधेयक पर मत लिए जाते हैं और यदि बहुमत विधेयक के पक्ष में हो तो संसद का अध्यक्ष विधेयक को पारित करता हुआ प्रमाणित करके उसे दूसरे सदन में भेज देता है। अगर सब कुछ सही है तो जो है दूसरे सदन में भेजा जाता है। आगे देखते हैं, वित्त विधेयक के संबंध में कुछ बातें, यानी वित्त विधेयक क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि किसमें वित्त विधेयक की बात की गई है। यह स्पष्ट उल्लेख है कि किस प्रकार के वित्त विधेयक जो है वित्त विधेयक कहे जाएंगे। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन जो है निर्णय लेता है कि यह विधेयक वित्त विधेयक है कि नहीं। आगे देखते हैं, वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्ताव किए जाएंगे, केवल लोकसभा में न कि राज्यसभा में, क्योंकि वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। लोकसभा द्वारा पारित होने के पश्चात
राज्यसभा को वित्त विधेयक पर अपना मत प्रकट करने का अधिकार है। आगे देखते हैं, संसद का विशेषाधिकार है, यानी संसद के पास कौन कौन से विशेष अधिकार होते हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो वाक स्वतंत्र होता है, यानी संसद में हम जो है बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। कैद से स्वतंत्रता होता है, जब तक हम संसद में हैं हमें संसद से कोई जो है कैद नहीं कर सकता है। न्याय निर्णय सेवा से स्वतंत्रता होती है। ये सब जो है स्वतंत्रताएं जो है आप संसद के अंदर होती हैं तो आपके पास होती है, तभी ना लोग गाली गलौज तक कर देते हैं संसद में। अब देखते हैं सामूहिक रूप से क्या क्या स्वतंत्रताएं होती हैं। संसद की कार्यवाही को प्रकाशित करने या न करने का अधिकार होता है। संसद के आंतरिक मामलों को नियमित करने का अधिकार होता है। संसद के गैर सदनों को निष्कासित करने का अधिकार होता है, यानी संसद में जो है गैर जो है सांसद नहीं रह सकते। संसद की अवमानना हेतु दंडित करने का अधिकार होता है। आप लोग देखते हैं कि संसद से इतने दिन के लिए निलंबित किए गए, संसद से इतने दिन के लिए बाहर किए गए, तो ये सब होता रहता है। अब हम आते हैं राज्यसभा पर, देखते हैं राज्यसभा क्या होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन हुआ था। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, 238 प्लस 12 होती है, जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो है 238 चुने जाते हैं और 12 मनोनीत करते हैं। और ये मनोनयन जो है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से होते हैं। सदस्य आपके साहित्य से होते हैं, कला से होते हैं, विज्ञान से होते हैं, समाज सेवा में विशेष योग्यता रखने वाले होते हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से आपके सबसे ज़्यादा 31 सदस्य होते हैं, फिर महाराष्ट्र से 19 होते हैं, तमिलनाडु से 18 आते हैं, पश्चिम बंगाल से 16 आते हैं तथा बिहार से भी आपके 16 सदस्य राज्यसभा में आते हैं। आगे देखते हैं, राज्यसभा का जो है सदस्यों का निर्वाचन किस तरह से होता है, इसे देखेंगे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार 84 के अनुसार राज्य विधानमंडल या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मनोनीत नहीं, जो निर्वाचित होते हैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रही है, राज्यसभा के सदस्यों का चयन होता है। तो जो लोग निर्वाचित होते हैं वही राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ना कि मनोनीत वाले। राज्यसभा के सदस्यों की अर्हताएं क्या होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 86 में राज्यसभा के सदस्यों की अर्हता का प्रावधान किया गया है। वो क्या होना चाहिए, सबसे नंबर 1 भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। उम्मीदवार की अर्हताएं धारण करनी होंगी जो संसद विधि द्वारा बनाए जाएंगी। कार्यकाल या अवधि क्या होती है इनकी। अस्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। राज्यसभा की शक्तियां क्या क्या होती हैं, इसे भी देख लेते हैं। नंबर 1 पे है विधायी शक्तियां। राज्यसभा शक्ति संविधान संशोधन विधेयक को संदर्भ में लोकसभा शक्ति के बराबर है, यानी जो है संविधान में कोई संशोधन करना है तो जितना लोकसभा को जो है अधिकार है उतना ही राज्यसभा को अधिकार है। वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा लोकसभा से कम शक्ति मिलती है। अगर कोई वित्त विधेयक है तो उसमें राज्यसभा को कम शक्ति मिलती है, क्योंकि कोई वित्त विधेयक अगर पारित हो जाता है लोकसभा में तो राज्यसभा उसे सिर्फ 14 दिन रोक सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकती, स्वतः पारित हो जाता है। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विचार करना और अपनी राय देना लोकसभा को भेजनी होती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। आगे देखते हैं, राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। आपातकाल की अवधि 1 मास से अधिक है और इस समय लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा का अनुमोदन कराया जाना जरूरी होता है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा आप जो है अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ तो उसके लिए हम पढ़ देना, आप लोग ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा राष्ट्रपति के महाभियोग तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने की अपनी भूमिका निभाती है। अब विशिष्ट शक्तियां देख लेते हैं, कुछ होती हैं इनमें कौन कौन सी। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से
राज्य सूची में शामिल किसी विषय के संसदीय महत्व की घोषणा करती है। ज्ञात हो कि जेल, पुलिस, कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची के ही विषय हैं। ये सब जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 312 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का समर्थन द्वारा कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित की जा सकती है। यहाँ जो है अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने की बात की गई है। यहाँ से हम लोग राज्यसभा के अन्य अधिकार देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यह अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का स्थापना कौन करता है, तो जो है राज्यसभा करती है। इस प्रस्ताव को उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा कुल सदस्य के पूर्ण बहुमत से ही पारित किया जा सकता है। लोकसभा इन दो स्थिति में ही तभी काम कर सकती है जब पहले राज्यसभा संकल्प द्वारा उसे कार्य की शक्ति की प्रदान करे, तभी कर सकती है। अन्य विशेषता इंपॉर्टेंट, यहाँ से हम लोग अब लोकसभा पर आएंगे। लोकसभा के बारे में यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। दिया गया है आपका रचना एवं गठन। 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 31वें संविधान संशोधन 1972 के अनुसार लोकसभा में राज्य के, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दें, हाँ, लोकसभा में राज्य के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटकर 20 हो गया। ध्यान रखिएगा, इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। आवंटन की अगर हम बात करें तो लोकसभा में स्थानों की आवंटन की प्रक्रिया के 2 रूप हैं। पहला है आपका स्थानों की संख्या उस संख्या की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र ऐसी रीति से विभक्त किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उसका आवंटित स्थानों की संख्या अनुपात संबंध में यथासथ हो सके। निर्वाचन देखते हैं लोकसभा कैसे होता है। लोकसभा सदस्य भारत के उन नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं जो वयस्क हो, यानी 18 वर्ष हो चुके हैं। भारत में वर्ष 1952 से लेकर अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। अवधि की हम यही बात करें तो लोकसभा गठन प्रथम बैठक तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष से पूर्व भी किया जा सकता है। संविधान के अनुसार लोकसभा विघटित की स्थिति 6 माह से अधिक नहीं कर सकती। आगे देखते हैं लोकसभा के विघटन का प्रभाव क्या पड़ता है। लोकसभा के समक्ष लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा में पारित कर दिया हुए समाप्त नहीं होते हैं। लोकसभा के अधिवेशन की हम यही बात करें तो देखते हैं लोकसभा का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए। दोनों अधिवेशन में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। सदस्यों की शपथ ग्रहण की हम बात करें तो संसद के सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण के पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। बिना शपथ कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 99 के अनुसार संविधान के 3य अनुसूची में दिए गए प्रपत्र के अनुसार ही किसी भी सदन के प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित नियुक्त किसी व्यक्ति समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। यहाँ से लोकसभा आपका पूरा होता है। अब हम यहाँ से विधान परिषद की बात करते हैं। इसकी अवधि की अगर बात करें तो यह एक अस्थायी सदन है। संविधान के अनुच्छेद 172 में यह प्रावधान है कि विधान परिषद कभी विघटित नहीं होगी। जैसे आपके केंद्र में राज्यसभा है वैसे यहाँ पर विधान परिषद है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है।
आगे देखते हैं, विधान परिषद सदस्य प्रत्येक 6 वर्ष की सदस्यता हासिल करते हैं, किंतु त्याग पत्र या मृत्यु की स्थिति में निर्धारित अवधि से पहले भी पद रिक्त हो सकता है। इसकी अर्हताएं की बात करें तो विधान परिषद की अर्हताएं आपका अनुच्छेद 173 में दी गई हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, मानसिक रूप से पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। यह आपकी जो है इसकी अर्हताएं होती हैं। अब विधान परिषद की शक्तियों की बात करें तो यह राज्य के या केंद्र के राज्यसभा की समक्ष वाली स्थिति में है। कोई भी विधेयक विधानमंडल के दोनों सदन में अर्थात विधान परिषद एवं विधानसभा से पारित होने के बाद ही राज्यपाल की स्वीकृति से कानून बनता है। राज्यों में अगर हम कानून की बात करें तो यह होता है आपका, जैसे आपका लोकसभा राज्यसभा केंद्र में होते हैं, वैसे विधानसभा विधान परिषद आपके राज्य में सेम शक्तियां होती हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सामान्य विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किंतु इस संदर्भ में अंतिम शक्ति विधानसभा के पास है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को पहली बार में विधान परिषद 3 माह तक रोक सकती है, किंतु विधानसभा द्वारा अगर पुनः विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो सामान्य विधेयक को विधान परिषद 1 माह के और रोक सकती है, यानी 4 माह बस रोक सकती है। एक बार में 3 माह और एक बार में 1 माह, यानी 4 माह रोक सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकती। तो सबसे जो शक्तियों का ज़्यादा अगर देखा जाए तो विधान सभा के पास ही है। इस प्रकार विधान परिषद सामान्य विधेयक को केवल 4 माह तक ही रोक सकती है। धन विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद द्वारा इसे 14 दिन तक ही रोका जा सकता है। जैसे आपका जो है केंद्र में धन विधेयक आपके 14 दिन तक राज्यसभा रोक सकती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है। उसके संबंधित राज्य विधान परिषद भी उसमें भाग लेते हैं। अब आते हैं हम विधानसभा की बात करते हैं। यह राज्य विधानमंडल का लोकप्रिय सदन होता है। विधानसभा की संरचना की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। देखिएगा कितना हो सकती है, अधिकतम 500, न्यूनतम 60 हो सकती है। आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 371 विभिन्न खंडों कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान प्राप्त है, जिसके सदस्य कहीं कहीं सदस्यों की संख्या 60 से कम भी है, जो है ये अपवाद के अंतर्गत गिने जाते हैं। अभी उनका नाम भी आएगा। चुनाव विधि की हम बात करें तो विधानसभा के चुनाव की प्रणाली ठीक वैसी है जैसे कि लोकसभा चुनाव के, अर्थात विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी वोटिंग मदद से होता है। विधानसभा में आरक्षण की हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 332 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राज्य की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षण दिया गया है। विधानसभा की अवधि देख लेते हैं। इसमें अवधि की अगर हम बात करें तो विधानसभा की अवधि आपकी 5 वर्ष की होती है। इसकी गणना विधानसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से की जाती है। यदि राज्यपाल उचित समझे तो वह 5 वर्ष की अवधि से पहले ही विधानसभा का विघटन कर सकता है। सामान्यतः ऐसा राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। आगे देखते हैं, विधानसभा के विघटन की अन्य शक्तियां क्या क्या है। संवैधानिक विफलता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू जब होता है, यानी अनुच्छेद 356 लगाया जा सकता है, तो विधानसभा का विघटन हो सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर, मान लीजिए स्वेच्छा से मुख्यमंत्री त्यागपत्र देता है, तभी विधानसभा विघटित हो जाती है। सत्ताधारी दल द्वारा सदन में बहुमत खो देने पर, यानी जो है बहुमत नहीं है इनके पास, तो भी विधानसभा विघटित हो सकती है। विभिन्न परिस्थितियों में विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। अनुच्छेद 172 में यह व्यवस्था की गई है। तो मान लीजिए कोई स्थिति ऐसी बन रही है, चुनाव नहीं हो पा रहा है, तो जो है विधानसभा की अवधि 5 साल से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। सदस्य हेतु अर्हताएं, यानी विधानसभा सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा के सदस्य की अर्हताएं निर्धारित की गई। भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल न हो, ये तो निश्चित ही है, और जिसे इसमें जो है 25 वर्ष एज होनी चाहिए। ठीक है ना। विधान परिषद में जो है
आपका 30 था और विधानसभा में आपका 25 वर्ष यहाँ से हो गया, बस यही अंतर है। विधानसभा की शक्तियां और कार्य देख लेते हैं। विधानसभा को राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही विधानसभा समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकते हैं, क्योंकि समवर्ती सूची आपका केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बना सकते हैं। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय, इसे ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, और समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। आगे देखते हैं। द्विसदनीय विधानमंडल में यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है तो वह विधान परिषद से होकर जाता है। धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले राज्य का वार्षिक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखते हैं। विधानसभा की स्वीकृति से ही राज्य सरकार कोई कर लगा सकती है, ये भी आपका। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे राज्यों की विभिन्न प्रकार की निधियों से क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार बनते रहे हैं, तो इसे भी हम लोग जरूर कवर करेंगे। पहला आता है राज्य की संचित निधि। अनुच्छेद 266 में इसका प्रावधान है। राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व तथा ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला सारा धन इसी में जमा होता है। आगे देखते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा विनियोग या अनुपूरक अनुदान संबंधी अधिनियम पारित करने पर ही राज्य सरकार इस निधि से पैसा निकाल सकती है। उसके बाद आता है राज्य का लोक लेखा जो है आयोग। अनुच्छेद 266 सेकंड में इसका प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं। संचित निधि में शामिल राशियों के अलावा सभी सार्वजनिक राशियां इसी में जमा रहती है। इस खाते से धन निकालने के लिए सरकार को विधानमंडल की मंजूरी की आवश्यकता है। जब तक विधानमंडल मंजूरी नहीं देगा, इससे धन नहीं निकाला जा सकता है। उसके बाद आता है राज्य की आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 267 में इसका प्रावधान किया गया है। यदि किसी आकस्मिक खर्च के लिए प्रयोग करने वाली निधि होती है, राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। किसकी? आकस्मिक निधि से। विधानमंडल में मंत्रियों एवं महाव्यक्तियों का जो है क्या क्या अधिकार होता है, इसे देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 177 तथा अनुच्छेद 194 क्लास 4 में मंत्री एवं महाधिवक्ता का अधिकार का प्रावधान है। महाधिवक्ता किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जैसे आपका केंद्र में महान्यायवादी होता है, सेम वही यहाँ पर महाधिवक्ता होता है। किसी समिति का सदस्य तो उससे भी भाग ले सकता है, परंतु अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। हालांकि वह विचारों को जरूर प्रकट कर सकता है, लेकिन मत डालने का उसे अधिकार नहीं है। आगे देखेंगे। यहाँ से आपका जो है देखेंगे, महाधिवक्ता किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा चर्चा भी कर सकता है, लेकिन मतदान वह उसी सदन में करेगा जिसका वह सदस्य है। यहाँ से हम लोग जो है लोकसभा, राज्यसभा और संसद, विधानसभा, विधान परिषद सब कवर कर चुके हैं। अब आते हैं जो है अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपके आने निश्चित है। देखते हैं। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर जयंती होती है। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सब ध्यान से देखिएगा इसे। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस होता है। 3 मई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस हो जाएगा। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। 21 जून इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं का सेवन एवं अवैध निषेध दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई इस दिन आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त आप लोग जानते हैं स्वतंत्रता दिवस का दिन होता है। 20 अगस्त सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर जो है खेल दिवस मनाया जाता है।
5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस है। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस एवं राष्ट्रीय जो है, आगे देखते हैं, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है आपका 1 अक्टूबर को। आगे देखते हैं, 2 अक्टूबर आपका गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस होता है। 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आ जाते हैं नवंबर में, 14 नवंबर को बाल दिवस, भारतीय बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को कौमी एकता दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस होता है। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस होता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस होता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस, भारतीय किसान दिवस मनाया जाता है। जनवरी पर आते हैं, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी आपका गणतंत्र दिवस हो जाता है। 30 जनवरी शहीद दिवस होता है जो कि महात्मा गांधी का बलिदान दिवस भी होता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस होता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस होता है। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव का शहीद दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। ये आपके थे इंपॉर्टेंट दिवस, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहीं से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे अधिक होती है। बार बार जो आपके पेपर में पूछा गया है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट दिवस वही दिया गया। उसके बाद विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम यहाँ संगठन, मुख्यालय और उसके स्थापना दिवस भी पूछा जाता है, इसे भी देखते हैं। सबसे नंबर 1 पर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, यानी यूएनओ या यूएन बोला जाता है। मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और यह 24 अक्टूबर 1945 को बनकर तैयार हुआ था। विश्व जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना जो है आपका 5 जून 1972 को हुई थी। क्षमा कीजिएगा थोड़ा सा शोर के लिए, क्योंकि बारिश जोरों से हो रही है तो सभी लोग घर पर ही हैं, तो थोड़ी सी इधर उधर की आवाज़ आ जाती है, तो उसके लिए आप लोग जो है किसी तरह एडजस्ट कीजिएगा। उसके बाद आता है अफ्रीकी एकता संगठन, जिसे आप लोग जो है OAU बोलते हैं। इसका मुख्यालय आपका आदिस अबाबा इथोपिया में है और जो है इसकी स्थापना 25 मई 1963 को हुई थी। जनरल एग्रीमेंट ऑफ द टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसे आप लोग गेट बोलते हैं, मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1 जनवरी 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है आपका एशियाई विकास बैंक, ADB होता है। इसका मुख्यालय आपका मनीला फिलीपींस में है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन आता है, जिसे नाटो बोलते हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करते हैं। इसका मुख्यालय कहीं नहीं ऐसे दिया गया है, लंदन में, माफ कीजिएगा, इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में कुछ नहीं बोलते हैं, लंदन में इसका मुख्यालय है और 1961 में यह बना था। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है
1945 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आते हैं रेड क्रॉस पर, इसका मुख्यालय पर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर है आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम लोग सार्क बोलते हैं। मुख्यालय आपका काठमांडू में है और इसकी स्थापना आपका 1985 में हुई थी। ये आपका इम्पोर्टेंट संगठन और उसका मुख्यालय था। तो आज की लेक्चर को यहीं पर जो है विराम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।